देखिए, पंख की शुरुआत तो मेरे इस घर से ही हुई थी, लेकिन ऑफिशियली पंख मैंने स्टार्ट किया था 26 जनवरी 2013 और मेरे पास उस वक्त से 2000 रुपये थे और कोई बिल्डिंग देने को तैयार नहीं था और बिल्डिंग मुझे मिल भी नहीं रही थी। तो मैंने सबसे पहले जो किराए में बिल्डिंग ली थी वो एक हॉन्टेड हाउस था, मतलब उसमें बोला जाता था कि भूत आते हैं। वो बिल्डिंग कोई लेने को तैयार नहीं था और मेरे पास इतना कम बजट था कि उसके अलावा हम कोई बिल्डिंग नहीं ले सकते थे। तो वहाँ से पंख की शुरुआत हुई और आज पंख में ये 200 बच्चों को सिर्फ हम निःशुल्क शिक्षा नहीं देते, हमें सब कुछ देना पड़ता है उनको। जैसे बुक्स उनको मिलता है, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, खाना, शूज़, सॉक्स, स्कूल के बैग्स मिलते हैं उनको, आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा मटेरियल मिलता है और इसके अलावा और भी कई तरह के सपोर्ट उनको किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे हैं जो अलग अलग ट्यूशन पॉइंट्स में जाते हैं, जैसे कोई एक बच्चा टैली सीख रहा है तो उसकी फ़ीस, एक बच्चा क्रिकेट एकेडमी जा रहा है तो महीने में उसकी 3-4 हज़ार की फ़ीस ही है, वो स्कूल दे रहा है। फिर एक लड़की है जो डॉक्टर बनना चाहती है तो उसकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की अलग से ट्यूशन्स चल रही है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा डोनेट ज़रूर करते हैं, दान ज़रूर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाया करते हैं। वह हमेशा ही उनका दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं, मानव सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। आज के इस बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं अलंकृता बनर्जी जी, जो कि पंख द क्रिएटिव स्कूल नाम से एक NGO चलाती हैं और वह सच में बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान दे रही हैं। अलंकृता जी कृष्णा सर्वदमन बनर्जी जी की बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, जिन्हें आप सभी लोग श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात की है ऐसे बच्चों के बारे में जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है। इस पॉडकास्ट में हमने बात की है योग के बारे में, ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में कि कैसे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। सो दिस इज़ अलंकृता बनर्जी ऑन पॉडट्रैक्स। ओके, सो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रो आप भी पंख के बारे में दें ताकि ऑडियंस डिटेल में जान सके कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। सन 2006 की बात है कि हमारा ऋषिकेश आना हुआ। उससे पहले जो मेरा मेन काम था वो था स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते थे स्टूडेंट्स के लिए, कंपनीज़ के लिए, फॉरेनर्स के लिए। तो जिस वक्त यहाँ पे आना हुआ, ये जगह बहुत ही शांत है, वातावरण बहुत शांत है और आसपास यहाँ पे कुछ बस्तियाँ थी, दूर दूर तक कुछ बस्तियाँ थी। तो मुझे आज भी याद है, ये करीब 2009 की बात होगी। एक दिन शाम को ऐसे ही 5-6 बजे होंगे और हम यहीं पे बैठ के इसी स्थान में चाय पी रहे थे शाम के वक्त। तो मैंने अचानक जो है गेट पे कुछ शोर सुनाई दिया मुझे। तो हम गए तो देखा 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 8 साल का बच्चा होगा लगभग और एक ऐसे ही होगा 6-7 साल का। दोनों एक दूसरे को मार पीट कर रहे थे और एक के नाक से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और बहुत ही ख़राब स्थिति थी। तो मैंने उन दोनों बच्चों को अलग किया और फिर एक के मैंने देखा कि वो ऐसे मुट्ठी में कुछ बंद करके खड़ा हुआ है और वो मुट्ठी खोल नहीं रहा है, उसको कुछ मतलब बात भी नहीं कर रहा है उसके बारे में। तो मैंने उसकी मुट्ठी को खोला धीरे से। मैंने कहा, बेटा मुझे दिखाओ क्या है इसके अंदर, क्यों लड़ रहे हो? तो जब मैंने मुट्ठी खोली उसकी तो उसके अंदर इतनी छोटी सी एक पेंसिल थी और वो पेंसिल इतनी छोटी थी कि उससे लिखा भी नहीं जा सकता था। तो वो वक्त हम आपको मतलब शब्दों में कुछ ऐसे वक्त होते हैं जो आप जिसके बारे में नहीं बता सकते। मुझे जाके यहाँ पे टच किया और मुझे लगा कि अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास साधन नहीं है पढ़ने के लिए, जो शायद पढ़ना चाहते, लिखना चाहते। तो हम घर में अंदर आए, उस वक्त हम कुछ बुक्स वगैरह लिखा करते थे तो मेरे पास पेंसिल पेन के सब बॉक्सेस होते थे। मैंने उनको एक बॉक्स पेंसिल दिया और उनसे कहा कि बेटा तुम अगले दिन शाम को आना, मतलब नेक्स्ट डे शाम को मेरे पास आना और रोज़ इस वक्त आना, हम थोड़ा तुमको पढ़ाएंगे और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम देंगे तुमको, पेंसिल देंगे, शार्पनर देंगे। तो दोनों बच्चे इतने खुश हुए तो दौड़ते हुए चले गए। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन वो लोग आएंगे। तो अगले दिन शाम के वक्त हम दोबारा वहीं बैठे हुए थे तो मैंने गेट में किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनी। तो मैंने गेट खोला तो देखा वही दोनों बच्चे खड़े थे और बहुत खुश थे। तो हम उनको देख के बहुत खुश हो गए। मैंने कहा, ओ बेटा, कह रहे मैम 1 मिनट,
क्या मेरे फ्रेंड्स भी आ सकते हैं? तो मैंने देखा पीछे 20 बच्चे खड़े हुए थे। तो उस दिन से पंख की शुरुआत हुई थी। तो उन बच्चों को रोज़ शाम को करीब 4:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी और 2 घंटे वो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे और उनको जो भी हम अपने साधन से, क्योंकि मेरे पास उतना साधन नहीं होता था, तो पेंसिल, बुक्स जो भी हम दे सकते थे देते। और जो मैंने उसमें देखा बच्चों को कि बहुत सारी समस्या वो फेस कर रहे थे। उनके पास जैसे पढ़ने के लिए साधन नहीं थे और सबसे बड़ी जो मुसीबत थी, मुश्किल की बात थी कि उनको बहुत मारपीट किया जाता था स्कूल में। तो तब मेरे दिमाग में आया कि कुछ इस तरह का होना चाहिए। मैम, प्रश्न तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने ये स्टोरी मुझे बताई कि इसका मतलब क्या अब भी यहाँ पर साक्षरता दर या बच्चों को पढ़ाई के लेके जिस हिसाब से माहौल होना चाहिए उतना नहीं है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जब हम साक्षरता की बात करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ स्कूल्स नहीं है स्कूल्स, ठीक है। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल्स में नहीं भेजे जा रहे हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं। और लेकिन दूसरी जो सबसे अहम बात है कि हम हमेशा क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में जाए, हम कभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं करते। तो जो बच्चे स्कूल जा भी रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में जा भी रहे थे, मैंने ये देखा कि पढ़ाई जो है सिर्फ मतलब नाम के लिए पढ़ाई है। उनको मतलब यहाँ तक कि 7th 6th के बच्चे ठीक से हिंदी में नाम नहीं लिख पा रहे थे अपना, और इसके अलावा पढ़ाई सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित थी। देखिए, बच्चा जो सीखता है वो जीवन से सीखता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से सीखता है, सिर्फ किताबों से नहीं सीखता है। लेकिन शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित कर दिया गया था और किसी भी तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं थे। फिर तीसरी चीज़ जो यहाँ पे सबसे दिक्कत जो मैंने देखा यहाँ पे, कि बच्चे को सबसे पहले जो चाहिए घर जैसा वातावरण, जहाँ पे जो है उसको प्रेम दिया जाए, क्योंकि प्रेम से ही बच्चा एक फूल की तरह होता है, तभी वो खिल सकता है। ठीक है, आप डंडे की जोर पे बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत दूसरे स्कूल्स में मैंने देखा। कुछ बहुत अच्छे स्कूल्स थे, जो बहुत अच्छे स्कूल से वो अफोर्ड नहीं किए जा सकते, उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। तो ये सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है। एक यहाँ पर जो सवाल कल से मेरे मन में था, मैंने कहा आपसे मैं पूछूंगा। कल लगभग पूरा दिन मैंने ही स्कूल में स्पेंड किया अपना, बहुत सारी एक्टिविटीज़। लेकिन जो बच्चों में ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो अच्छे से पढ़ नहीं सकते, जो अच्छे से इनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप भी देख रही हैं कि बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट था, जो वो बात कर रहे हैं, छोटा से लेकर एक जो बड़े क्लास तक का बच्चा है, यानी कि मैं बात करूं जो शुरुआत में अभी छोटा है और जो 11th स्टैंडर्ड में मानी कि जो बच्चा है, उनका जो दोनों का वे है, तरीका है बात करने का। छोटे वाले को भी पता है कि मुझे कैसे ट्रीट करना है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, और बड़े वाले को भी। सो ये आपके माइंड में कैसे आया कि एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए कि सामने वाले के लिए, और स्कूलों से आपने डिफरेंट यहाँ पे कैसे ये क्रिएट किया? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जब ये स्कूल शुरुआत मैंने की थी तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले 15 दिन ऐसी स्थिति थी कि आधे से ज़्यादा फर्नीचर तोड़ दिए गए थे। ठीक है, बच्चे बैठने को क्लास में राज़ी नहीं थे, नहा धो के नहीं आते थे, मारपीट करते थे, बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि बच्चा जिस माहौल में रहता है उसी माहौल से वो सीखता है। तो वो जो है अपने माँ बाप को जिस भी स्थिति में देखता था वही जाके वो स्कूल में करता था, और स्कूल उनके लिए जेल से कम कोई चीज़ नहीं थी। मतलब जब मैंने बच्चों को देखा तो उनकी ऐसी मनोदशा थी कि उनको लगता था कि भाई स्कूल मतलब जेल, 6 घंटे का जेल, और वो पढ़ने को राजी ही नहीं थे। तो एक चीज़ देखिए, हमने भी बचपन गुजारा है, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां आपके बचपन को खत्म ना किया जाए। शिक्षा ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग एक कि आपको ये सीखना है, मतलब ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब तक बच्चा कंफर्टेबल, हम कोई भी काम करते हैं, जैसे आप ये इंटरव्यू ले रहे, हम आपके साथ कंफर्टेबल है, आप हमारे साथ कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर वो कंफर्ट ना हो, अगर डिसकंफर्ट हो जाए तो इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है। हम काम नहीं कर सकते, शिक्षक काम नहीं कर सकते, कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता है। तो बच्चा तो वो सबसे ज़्यादा इनोसेंट होता है, फूल की तरह होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो मैंने कहा कि वो बच्चा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने माँ के साथ होता है, तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए स्कूल मतलब एक तरह से एक माँ का आंचल ही होना चाहिए। और स्कूल का ये मतलब है कि जो बच्चे के अंदर खूबी है उस खूबी को निकाला जाए, और वो खूबी कई तरह से निकलती है। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शायद पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं लेकिन बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट है,
बहुत ब्रिलियंट स्पोर्ट्स में है, या मान लीजिए संगीत में है। कल मैंने देख ही लिया इसका जी, तो लाइव एग्जाम्पल। हाँ, लाइव एग्जाम्पल। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि मैं इतनी जगह जाता हूँ, स्कूल्स मैंने देखे हैं, इवन मैंने आपको बताया भी था कि पहले मैंने टीचिंग भी की थी कुछ समय, कि जो बच्चों में, अब जैसे एक बच्चा था वहां पर जो मैंने देखा, उसके अंदर सीखने की, या जब मैं कुछ बता रहा हूँ बीच में एक शब्द उसने नहीं बोला, मतलब वहां पर जो ऑब्जर्व मैंने चीज की कि एक बच्चे को पता है कि सामने वाले की बात कैसे सुननी है, अपना रिएक्ट कैसे करना है। जब उसने वो चीज समझ ली तो मुझसे कह रहा है सर क्या मैं ये इस तरीके से ही हो सकता है, मतलब कि जो एक हमारा वे ऑफ प्रेजेंस है कि सामने वाले को कौन सी चीज, अब वो भी इतने अच्छे स्कूल में भी नहीं है, इतनी अच्छी जगह नहीं है, जबकि जो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे नहीं सीख रहे। सो एक ये मुझे लगा कि सबसे बड़ा चेंज उनकी लाइफ में आया है। जी जी जी, देखिए क्या होता है ना, बच्चे को सबसे पहले उसको ये समझ में आना चाहिए कि हम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा हम इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि हम जब मतलब स्कूल से बाहर निकले तो वो जीवन और ये जीवन अलग नहीं है। हमको हर किसी के साथ व्यवहार बनाना होगा। हम किसी दफ्तर में काम करेंगे, या हम घर में भी कल को हमारा परिवार होगा, या हम अपना जीवन यापन करेंगे, लाइवलीहुड कमाएंगे, तो हमें सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है। तो बच्चे को जब तक ये लिंक नहीं समझाया जाए कि एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर एवरीडे एग्जिस्टेंस, तो आप बाहर जाके जैसा व्यवहार करोगे वो सब आपको यहाँ पे सीखना है। एजुकेशन ये नहीं है कि आपको क्लासरूम के अंदर बंद किया गया और आप 2-4 शब्द आपने रट लिए और जब एग्जाम आएगा तो वो 2-4। एजुकेशन का मतलब ये है कि टोटल डेवलपमेंट, मतलब आपको चलना, बोलना, बैठना, लोगों के साथ व्यवहार करना, ठीक है। तो मतलब हम इसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास, कि आपका बौद्धिक विकास होना चाहिए, आपका मन का विकास होना चाहिए, आपके हृदय का विकास होना चाहिए, फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए, कि आपके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि कोई आपके स्कूल में आया है, आपसे बात कर रहा है, तो कम से कम आपको इतना तो उसको, उसकी बात को सुने, उसको रेस्पेक्ट दे, उसको प्यार से बैठाए, उसको एक चाय पिलाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे अंदर एक्चुअली नेचुरल है, और हर बच्चे के अंदर नेचुरल होती है। और हमारी जो पद्धति है शिक्षा की, कहना तो नहीं चाहिए, कुछ हद तक उसको दबा देती है। कुछ हद तक हमने ऐसा बना दिया है कि बच्चा मतलब उसको मशीन बना दो, उसको चीज़ें रटा रटा के उसको मशीन बना दो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें उसके अंदर नेचुरल है। तो जब आप उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं टिफ़िन लेके आफ्टरनून में, जब तक मैं उनसे एक वो ना खा लूँ, एक बाइट ना ले लूँ, वो अपना टिफ़िन नहीं खाते। तो वो सीखते हैं देख के। तो आप जिस तरह से उनके साथ बिहेव करेंगे उसी तरह से बच्चा दूसरे के साथ जाके बिहेव करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लाइव एग्जाम्पल्स बनाते हैं और गेस्ट को बुलाते हैं। हम बोलते हैं कि ये देखो तुमसे मिलने आया है, तुम्हारे बारे में कितना वो मतलब कंसर्न्ड है, तो तुम कैसे व्यवहार करोगे। तो बच्चा खुश हो जाता है, ठीक है। तो उसको प्यार वाला माहौल मिलता है, प्रेम वाला माहौल मिलता है। हमारे यहाँ डांट फटकार नहीं होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है, बच्चे को मारा नहीं जाता है, और बच्चे को बोला जाता है बेटा तुम जो भी करना चाहो हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे कि ठीक है मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम बोलो कि मुझे एक्टर बनना है या क्रिकेटर बनना है, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो भी तुम्हारे अंदर है खूबी को निकालो। और वो कैसे हो सकता है? वो तब हो सकता है कि जब उस बच्चे को वैसा माहौल मिले। वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो अंदर से कह पाए खुलकर, उसे बिल्कुल डर, मतलब एक पेरेंट्स वाला फील करे आपके साथ। देखिए डर तो शिक्षा का दुश्मन है। मतलब जहाँ डर है वहाँ शिक्षा नहीं हो सकता, और शिक्षा छोड़िए वहाँ पे किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक यहाँ पर जो चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की देखी, शिक्षा का भी आपने जैसा कि बताया, जो लोगों ने मतलब बना के रख दिया वो केवल आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ इतना ही रहे। दूसरी चीज ये एक मैं जो जानना चाहता हूँ, आज की डेट में लगभग 200 से ज्यादा बच्चे आपके पास हैं इस छोटी सी जगह में, जो हमने दिखाई लोगों को, और जो एक्टिविटीज वो लोग इतनी सारी कर रहे हैं, खाने से लेकर, कल हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप की कि बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं, भोजन मंत्र से लेकर सारी चीज़ें। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जब आपने शुरुआत की थी, इस समय आपने बताया इतनी छोटी जगह से शुरुआत की, एक शुरुआत तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने हार्डली सोच के अपनी दिल की करना है। जी देखिए, पंख की शुरुआत तो मेरे इस घर से ही हुई थी, लेकिन ऑफिशियली पंख मैंने स्टार्ट किया था 26 जनवरी 2013, और मेरे पास उस वक्त से 2000 रुपये थे, और कोई बिल्डिंग देने को तैयार नहीं था, और बिल्डिंग मुझे मिल भी नहीं रही थी। तो मैंने सबसे पहले जो किराए में बिल्डिंग ली थी वो एक हॉन्टेड हाउस था।
मतलब उसमें बोला जाता था कि भूत आते हैं। वो बिल्डिंग कोई लेने को तैयार नहीं था और मेरे पास इतना कम बजट था कि उसके अलावा हम कोई बिल्डिंग नहीं ले सकते थे। तो वहाँ से पंख की शुरुआत हुई और आज पंख में ये 200 बच्चों को सिर्फ हम निःशुल्क शिक्षा नहीं देते, हमें सब कुछ देना पड़ता है उनको। जैसे बुक्स उनको मिलता है, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, खाना, शूज़, सॉक्स, स्कूल के बैग्स मिलते हैं उनको, आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा मटेरियल मिलता है और इसके अलावा और भी कई तरह के सपोर्ट उनको किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे हैं जो अलग अलग ट्यूशन पॉइंट्स में जाते हैं। जैसे कोई एक बच्चा टैली सीख रहा है तो उसकी फीस, एक बच्चा क्रिकेट एकेडमी जा रहा है तो महीने में उसकी 3-4 हज़ार की फीस ही है, वो स्कूल दे रहा है। फिर एक लड़की है जो डॉक्टर बनना चाहती है तो उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग से ट्यूशन्स चल रही है। तो इस तरह से एक बच्चा है जो मार्शल आर्ट्स के क्लासेस में जाता है स्कूल के अलावा। ये सब सारी चीजें स्कूल में सिखाई जाती है, प्रोवाइड करा रहा है। ये सारी चीजें स्कूल में सिखाई जाती है। इसके अलावा जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा भी चाहिए होते क्लासेस, तो वो सारी चीजें स्कूल प्रोवाइड करता है। फिर कोरोना के टाइम ऐसी स्थिति आ गई थी क्योंकि ये सब मजदूरों के बच्चे हैं तो इनके घर में राशन पानी कुछ भी नहीं था, तो वो भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किया गया। तो खर्चा देखिए बहुत है, चलाने वाला ऊपर वाला है और कई ऐसे लोग हैं जो, मैंने जो चीज देखी एक तरीके से प्योरली ऐसा मान चुके हैं अब जी कि जो मेरे घर वाले ने एकदम पेरेंट्स वाला फील कि हाँ कोई इशू हो तुरंत जाके कहो कि हमारी वो समस्या दूर जी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्लास 5th के बाद हम कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा है। सारे हमारे टीचर्स पेड है, हमारा बिल्डिंग ऑन रेंट है, ठीक है, तो रेंट भी जाता है बिल्डिंग में और बहुत सारे खर्चे हैं उसके। तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये बच्चे मेरे पास आए थे जब 6 या 7 साल के थे। अब ये बच्चे 16-17 साल के हो गए, तो मेरा मन नहीं मानता है कि मैं इनको कहीं बाहर ऐसे जाने दूं जब तक ये अपने पैरों पे खड़े ना हो। कल मैंने 2-3 बच्चों की बाइट ली तो स्टार्टिंग वही कि माय जर्नी स्टार्टेड विद मंक व्हेन आई वाज इन क्लास 2nd। तो मैंने लास्ट में कहा, मैंने कहा कि तुम सब लोग 2nd में ही आ गए हो। बिल्कुल, क्लास 2nd में तो ऑफिशियली स्टार्ट हुई है। उनमें से कई बच्चे हैं जो उसके भी पहले आ रहे थे मेरे पास जब ये स्कूल नहीं था। मैंने 2010 से क्लासेस स्टार्ट किए और 2013 में जाके पंख को प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया। तो वो 3 साल भी थे। तो कई ऐसे बच्चे, जैसे आपने कल सिमरन पाल को देखा जिसने एक शायद इंग्लिश में बाइट दिया हुआ, उसको मैंने इतना छोटा देखा है, मतलब वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। तो इन बच्चों को मैंने गोद में खिलाया है। तो एक होता है ना वो बॉन्डिंग इतनी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग ऊपर है। आपका फोटो लगाया उसमें ले जाके करी सर इसमें पहचानो मैं कौन सी हूँ। तो उसमें उसका फोटो था। एक चीज ये मैम यहाँ पर जो मैं जानना चाहता हूँ कि जब पंख आप शुरू कर रही थी, एक थॉट आया आपके माइंड में, तो प्रैक्टिकली जब, क्योंकि सोचना और धरातल पे उसको लेके आना, ये जो गैप होता है बीच का, बहुत बड़ा गैप है अपने आप में। क्योंकि एक बार चीजें रनिंग में आ जाती हैं तो आप उनको मैनेज करते रहते हो, लेकिन जो स्टार्टिंग का गैप है, क्योंकि उस बीच में अगर आपका मोटिवेशन डाउन हुआ तो आप काम नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले आपने, जैसे बहुत से लोग ऐसे जानना चाहते हैं, मैंने मतलब इंटरनेट पे भी क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 चीजें। एक तो ये कि सर को लेके, कृष्णा सर को लेके, और तरह तरह के न्यूज वेबसाइट्स में आपके आर्टिकल्स भी पड़े हुए हैं जिनका कोई लिंक नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि पंख के बारे में सर ने किस तरीके से सपोर्ट किया, आप लोगों ने कैसे उसको शुरू किया, और एक आप उनके साथ किस तरीके से काम मतलब रहा आपका, जी उस बारे में मैं देखिए, सर के साथ मेरा एसोसिएशन हो गया है मोर देन 15 इयर्स। और हम लोग ऋषिकेश आए थे इस पर्पस से कि पीसफुली यहाँ पे रहे, ठीक है, इन सॉलिट्यूड। और दूसरा जो मेन पर्पस था वो था मेडिटेशन, एक मतलब जगह क्रिएट करना जहाँ पे लोग आए और मेडिटेशन सीखे और योग से जुड़े और एक अच्छी लाइफ लीड करें। तो ये वो लाइट हाउस के माध्यम से कर रहे हैं जो इन्होंने 2 साल पहले एस्टैब्लिश किया। हालांकि उसके कई साल पहले से वो इनफॉर्मली करते थे, लेकिन अब लाइट हाउस के माध्यम से वो कर रहे हैं। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो देखिए, जब कोई भी साधन नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होता है, बट उनका बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट रहा है और उन्होंने हर स्टेप में उनकी कोशिश रही है कि उनके माध्यम से जितना हो सके पंख से लोग जुड़े, पंख में आए। और उन्होंने उन बच्चों को अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है, उनकी फ्लावरिंग देखी है, अभी बहुत बच्चों को मोटिवेट किया उन्होंने। और उन्होंने मुझे टाइम पे बहुत सारे मतलब अपने सजेशंस दिए, आइडियाज़ दिए हैं। इसको हम लोग बैठ के बात करते हैं, जैसे हम शाम को आते हैं तो वी हैव अ डिस्कशन कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उनके ये सजेशंस बहुत वाइटल रहे हैं।
और धीरे धीरे करके देखिए एक छोटी सी शुरुआत होती है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। पंख कैसे चल रहा है शायद उनकी ब्लेसिंग्स के बिना नहीं हो पाता। शुरुआत में ऐसी स्थिति थी कि मतलब कोई जैसे 500 रुपये दे देता था, कोई 1000 रुपये दे देता था, कोई 700 रुपये देता था। तो ऐसे जोड़ के हम लोग पूरे मंथ में जितना भी इकट्ठा होता था उसको हम मतलब उससे हम एक्सपेंसेस मीट करते थे। शुरुआत में सिर्फ 25,000 रुपीज़ पर मंथ एक्सपेंसेस था, अब कहीं जाके 3 लाख पर मंथ तक एक्सपेंसेस पहुंच गया है। तो इट हैज़ बीन अ मैसिव जंप। लेकिन ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हमारे पास बहुत मैसिव कुछ फंड्स आते हैं। हमारे पास छोटे छोटे फंड्स आते हैं। उसको जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो उसी तरह से ये चल रहा है। जो लोग सर के पास आते हैं, सर भी कोशिश में रहते हैं कि भाई जो भी योग सीखने आए, साधना सीखने आए, वो प्रैक्टिकली भी कम से कम अपना 10% जो भी वो कमाता है उसको एक अच्छे कॉज के लिए दे, जैसे पंख के कॉज के लिए दे, तो वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो उसमें से कुछ लोग हैं जो एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जब हम बात करते हैं बच्चों के मोटिवेशन की ओर, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हमारा खुद का मोटिवेशन भी डाउन होने लगता है। साथ में मोटिवेशन डाउन होने के साथ एक सबसे बड़ी जो चिंता मुझे लगती है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स आपने लिया है कि इन बच्चों का आगे क्या होगा, बिल्कुल कि अगर हम नहीं कर पाएंगे कैसे चलेगा, लोग नहीं देना, उस कंडीशन में आपने कैसे उस चीज़ को आप ओवरकम करती हैं और कैसे आपने उसको रीस्टेबलाइज किया, दोबारा आपने उस चीज़ को उसी पोजीशन पर लेके आई? देखिए पहले 2-3 साल ये सिचुएशन बहुत बार आई, और इतनी बार आई ये सिचुएशन कि यहाँ तक मेरे जितने भी एफडीज वगैरह जो मैंने थोड़ा बहुत अपने लिए जमा के रखा था, होता है ना कभी ओल्ड एज के लिए या कुछ बुरे वक्त के लिए, तो मेरी एक एक करके मैंने एफडी तोड़वाना शुरू किया, क्योंकि किसी भी तरह से आप खर्चे रोक नहीं सकते हैं, नहीं रोक सकते, ठीक है। और स्कूल ऐसी चीज़ नहीं है जो 2-4 दिन चलती है, 365 डेज चलती है। तो कहीं से भी कभी ऐसी भी नौबत आई कि मुझे कहीं से मांगना पड़ा या किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ा, तो फर्स्ट 2-3 years वर वेरी डिफ़िकल्ट। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जाके स्टेबलाइज हुई। फिर जब कोरोना आया तो उसमें क्या हुआ, हमारे जितने भी डोनर्स थे उसमें से 90% डोनर्स, इनफैक्ट 95% डोनर्स फिर बैकआउट कर गए। तो फिर से हमारे पास क्राइसिस वाली स्थिति आई, और एक ऐसा टाइम आया कोरोना के बाद कि मुझे लगा नहीं कि दोबारा हम इसको रीस्टार्ट कर पाएंगे। तो उसके बाद दोबारा मैंने जो भी मेरे पास थोड़े बहुत बचे हुए फंड्स थे वो दोबारा लगाए। धीरे धीरे कुछ लोग वापस आने शुरू हुए। देखिए मुश्किल है, हम ये नहीं कहेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कोई अच्छे इंटेंशन को लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं गॉड हेल्प्स यू। तो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, और यहाँ तक कि मैंने एक प्रोविज़न ये भी रखा है जिसमें थोड़े बहुत लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया है, कि हम कहते हैं कि हर एनजीओ ना सिर्फ डोनेशन मांगता है कि पैसे दे दो। हमारा ये सिस्टम नहीं है। हम ये बोलते हैं कि हमें बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करना है। अगर आप बुक्स देना चाहें तो आप डायरेक्ट बुक सेलर को जाके पेमेंट दे दीजिए, आप बुक्स खरीद के हमें दे दीजिए, हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत बढ़िया। और अगर आपको लगता है तो आप डायरेक्ट बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वही चीज़ हमने यूनिफॉर्म के लिए रखा है, वही चीज़ हमने शूज़ के लिए रखा है। तो सारी चीज़ों में हम बोलते हैं कि जो चीज़ हमें खरीदनी है, अगर आपको लगता है कि देखिए बहुत लोग होते हैं कि एनजीओज़ के ऊपर फेथ नहीं कर पाते, तो हम बोलते हैं आप जाइए, आप एज इट इज़ उसको खरीद के हमें दे दीजिए, हम उसको यूज़ कर लेंगे, या आप डायरेक्ट बच्चों को कर दीजिए। तो सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारे लिए कि अब देखिए ये बच्चे जो हैं, ये अधिकतर बच्चे मज़दूरों के बच्चे हैं, ठीक है। कुछ हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, कुछ हैं जो हाफ ऑर्फन्स हैं, कुछ हैं जिनके फादर्स हैं बट मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या अल्कोहलिज्म है, तो नहीं बच्चे को ठीक से बड़ा कर पाते। तो ऐसे केस में अब ये बच्चे जो हैं मजदूरी नहीं कर सकते, ये इतने शिक्षित हो गए हैं। तो अब हमारी ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि इन बच्चों को हम वहाँ तक ले जाएं कि कम से कम ये अपना स्कूल कॉलेज पूरा करके, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करके, जैसे 2 बच्चे हैं जो यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए बैठना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर्स, 2 है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, फिर 2 है जो क्रिकेट एकेडमी जा रहे हैं, एक है जो प्रोफेशनल आर्ट की तरफ जा रहा है। तो इन बच्चों को भी हम लोग एक तरह से वी आर गिविंग देम लाइफ टाइम स्पॉन्सरशिप। लाइफ टाइम मतलब कि जब तक ये अपने घर में मतलब पैरों में नहीं खड़े हो जाते, तब तक पंख विल ट्राई टू सी दैट दे मेक समथिंग ऑफ देयर लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक सिचुएशन हमारे पास आई और जब बाहर निकल आते हैं, खुद भी जब हम देखते हैं ना पीछे, तो लगता है कि मतलब इट्स अ मिरेकुलस। हाँ, कि मुझे तो हर पल लगा ऐसा
मतलब आपको मैं क्या बताऊं, शायद आप बिलीव करें या ना करें, 15th हमारा सैलरी डेट होता है और फर्स्ट रेंट डेट होता है। मेरे पास 12th या 11th तक ऐसी स्थिति होती थी कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं होता था, और 15th को वी हैव टू गिव सैलरी टू अराउंड 13-14 स्टाफ मेंबर्स। तो आप सोचिए किसी न किसी तरह से ऐसा होता था कि 15 तारीख तक अकाउंट में आता था, और आज 9 साल हो गया, आज तक कभी रेंट और सैलरी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। 31st को हमारा रेंट चला जाता है और 15th को सैलरी जाती है। तो मिरेकल है, द अनसीन हैंड ऑफ गॉड, बस यही हम कह सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, वो टाइम टाइम पे हमें सपोर्ट करते हैं। और मेरी एक फ्रेंड है जर्मनी से, डोरोथी डायसन रॉथ, शायद अगर वो नहीं होती तो ये पंख नहीं चल सकता था। वो बेचारी भी एक मिडिल क्लास लड़की है और उसने एक छोटी सी संस्था बनाई है बिकी ईवी के नाम से। तो वो क्या करती है, वो योगा के वर्कशॉप्स करती है, और योगा के वर्कशॉप्स में जो थोड़ा बहुत डोनेशन देते हैं उसको कलेक्ट कर करके वो हमें भेजती है। तो शी हैज़ बीन वेरी स्वीट। उसने थोड़ा बहुत हमें, थोड़ा बहुत क्या, उसका बहुत वाइटल कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वो एक सपोर्ट हमारे पास रहा है, और बाकी जो है इसी तरह से कलेक्ट कर करके जो है ना, घड़ा हम लोग भरते हैं और फिर ये स्कूल चलता है। गाइज आपके लिए ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि आप पूरा इंटरव्यू देखिएगा, पूरा पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेगा कि कैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन की जो उनकी क्वालिटी है वो कैसे उन्होंने इम्प्रूव की है, इतने बड़े बच्चे से लेकर और एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के जो उनकी एजुकेशन है वो किस लेवल पे चल रही है। सारी चीज़ें इसलिए कि अगर आप भी कुछ देना चाहें, डोनेशन देना चाहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सभी तरीके के। आप जो चाहें, जिस तरीके से चाहें आप हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मैम ने अभी बताया। बहुत सारी चीज़ें हम अभी और डिस्कस करेंगे आगे। सो इंटरव्यू को भी पूरा देखिए, और ये चीज़ें आपके लिए सिर्फ इसीलिए हैं ताकि आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो, और आपके लिए अगर ऐसा कोई डाउट है, आप इसलिए नहीं करते, कई बार लोग कह देते हैं कि हम नहीं चाहते, हमें भरोसा नहीं है किसी पर, जो भी आपने फेथ वाली, आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। कभी आप चाहे तो पंख स्कूल आकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों की क्वालिटी, और आप चाहे तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। एक जो लोग जानना चाहते हैं कहीं ना कहीं, अब जब सर को सर्च करते हैं, कृष्णा सर को, तो एक आपका सबसे बड़ा नाम उसमें, तो मैं चाहूँगा मतलब एक तो ये आपकी एक्टिंग, आपने शायद मतलब उस लाइन में आप रही हैं या नहीं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कभी। नहीं एक्टिंग में मेरा कोई ऐसा, हाँ स्कूल में बहुत सारे थिएटर वगैरह किए हैं और ऑफर्स मिले थे, बट मैंने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा हमेशा शुरू से स्पिरिचुअलिटी के तरफ और सोशल सर्विस, इसी में इंटरेस्ट रहा है। जहाँ तक देखिए सर से मिलने का सवाल है, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ लोगों को। बहुत सारे लोग आते हैं एज फैंस, ठीक है, कि उनसे फ़ोटो खिंचवाना है उनके साथ। वो बहुत डिफरेंट टाइप के इंसान हैं, ठीक है, वो कोई आम एक्टर नहीं है। उन्होंने जब वो पीक में थे तो उस वक्त उन्होंने अपना एक्टिंग करियर अपनी मर्ज़ी से छोड़ा, और वो बहुत मतलब गहराई, स्पिरिचुअलिटी के गहराई में है, और शुरू से वो अकेले रह रहे हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, और वो उन्हीं लोगों से मिलना पसंद करते हैं जो ध्यान या अध्यात्म में इंटरेस्टेड हो। बाकी जो है क्या है कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में जिज्ञासा होती है, उनका पर्सनल लाइफ क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो वो ऐसे इंसान नहीं है कि किसी के साथ बैठ के ये सारी, वो कभी कोई पर्सनल बात नहीं करते। वो या तो ध्यान की बात करते हैं, या योग की चर्चा करते हैं, या ऐसी चर्चा करते हैं जिससे आपका लाइफ चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सके, या वो हेल्थ की बात करते हैं, या एजुकेशन की बात करते हैं, किसी मुद्दे पे बात करते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई बात नहीं करनी है, जस्ट सिर्फ जैसे है ना टाइम पास, तो ऐसे लोगों को वो अवॉइड करते हैं। क्योंकि अब वो लाइट हाउस चलाते हैं, लाइट हाउस में लोग आते हैं मेडिटेशन करने, वर्कशॉप करने, और वाकई अगर किसी को लाइफ अपना ट्रांसफॉर्म करना है तो वो आए। वो उसका एक प्रोसीजर है, बहुत बार वो उसके बारे में फेसबुक में बता चुके हैं, तो उस प्रोसीजर के थ्रू आए तो बेटर है, ठीक है। तो और लेकिन अगर सिर्फ ऐसे आए, उनकी एक डायलॉग बहुत प्रचलित है, वो बोलते हैं कि भाई मुझे फ़ैन नहीं चाहिए, मेरे पास घर में वैसे ही 10 पंखे लगे हुए, मैं उनमें से 8 को यूज़ नहीं करता हूँ, तो आई डोंट वांट फैंस। क्योंकि देखिए क्या है ना, आपने एक किरदार देखा है, आप उस किरदार के फ़ैन हैं, आप सर्वदमन बैनर्जी को नहीं जानते,
आपने कृष्णा सीरियल देखा है, आप उस किरदार के फैन हैं, तो किरदार जब आप कोई देख रहे हैं तो उस किरदार को आप देखिए। अगर आपको गहराई इसमें जानना है कि वो इंसान क्या है, तब आप जाइए, ठीक है। चूंकि आपको वो किरदार पसंद आया है, आपको स्वामी विवेकानंद किरदार पसंद आया है, आपको या आपको कृष्ण का किरदार पसंद आया है, बस कौतूहल से आप जाके 2 फोटो खिंचवाएंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सच में जानना है और आपको अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करना है, अपना लाइफ चेंज करना है, देन यू शुड गो एंड मीट हिम। और उसका टाइम है, प्रॉपर टाइम विद प्रॉपर अपॉइंटमेंट आइए, वो मिलते हैं, बहुत प्यार से बैठते हैं, बात करते हैं। बट ऐसे ही कोई रात को 10 बजे आ गया, 11 बजे आ गया, जी हमें आपके साथ फोटो खिंचवाना है, तो ही टोटली अवॉइड्स इट। हाँ, लाइट हाउस को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं जानना भी चाहते हैं। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैं भी चाहूँगा कि इन फ्यूचर में कभी लगता है तो लोग उसके बारे में कंप्लीट जान सकें क्या मेडिटेशन, क्योंकि आजकल मेडिटेशन के बारे में बहुत सी धारणाएं चल रही हैं, जैसा कि आप देख रही हैं। और खास करके अगर मैं बात करूं तो बॉलीवुड की वजह से इसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा है। एक तरीके से मेडिटेशन को उन्होंने शरीर के व्यायाम में कन्वर्ट कर दिया है कि आप सुबह उठ के 1 घंटा 2 घंटा व्यायाम कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में उनकी कोई चेंज नहीं है, माइंड सेट में उनके कोई चेंज नहीं आया। कोई अगर उनसे 2 शब्द ऊंची आवाज में भी बोल दे तो वो तुरंत रिटेलिएट करते हैं उसको। हाउ कैन यू से दैट? सो मतलब मेडिटेशन का मतलब मैम जितना मैं समझता हूँ अभी तक कहीं ना कहीं कि जो आपको इंटरनली चेंज कर सके। आपका लगाव कितना? देखिए, लाइट हाउस के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो लाइट हाउस का वेबसाइट है, ठीक है, कृष्ण गंगा लाइट हाउस, उसका एक पेज भी बना हुआ है, उसका वेबसाइट भी है, वहाँ एडमिट होने का पूरा प्रोसीजर भी है। और जहाँ तक मेडिटेशन की बात है, वैसे तो इस बारे में वो बेटर बता सकते हैं, लेकिन एक उन्हीं की लाइन जो हम दोहराना चाहेंगे वो है, मेडिटेशन इज़ वेयर द मेडिटेटर इज़ नॉट। ध्यान वो है जहाँ पे कोई ध्यान करने वाला नहीं होता है। बस पूरी दुनिया में ध्यान को इतनी सादा, ये विधि है तो ये करो, ये ऐसे कूदो, ऐसे करो, ये इसको एक सर्कस बना दिया है, या मेंटल जगलरी जिसको बोलते हैं, ये बना दिया है, जबकि ध्यान इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। माइंड का उसमें कोई काम ही नहीं है, और सारी विधियां जो है वो माइंड के रिलेटेड ही है। आप माइंड को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, माइंड को ही वीक कर रहे हो, माइंड में ही फंसे हुए हो। तो क्या आप माइंड से निकलने का कोई रास्ता है? माइंड से क्या निकला जा सकता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन है। तो जो भी मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है, सबसे पहले तो बताए कि भाई वो मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं, क्यों। बहुत लोग हैं कि वो बस ऐसे ही जी थोड़ा बहुत हम काम भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर लेंगे, थोड़ा क्यों मेडिटेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, मेडिटेशन क्या है, तो उसके लिए देखिए ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम जी मुझे आधे घंटे के लिए एक सीरियल आ रहा है, वो आधे घंटे के लिए एक सीरियल देखना, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, इट इज़ अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग। तो सबसे पहले तो आप अपने काम निपटाइए, अपने को फिनेंशियली स्टेबल कीजिए, अपने लिए जो भी बहुत से ऐसे यंग लोग आते हैं घर से भाग के, वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हैं, वो अपना पैसा नहीं कमाते हैं, उनके ऊपर 2 लोग डिपेंडेंट है, जी सब छोड़ छाड़ के सर आपके पास रहना है, हमें मेडिटेशन करना है। वो मेडिटेशन नहीं कर रहे, वो एस्केप कर रहे, वो भाग रहे अपनी जिम्मेदारियों से, तो वो कभी मेडिटेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चीज़ है भैया, अपने सारे काम पूरे करो, उसको अच्छे से करो। अच्छा, मेडिटेशन आपने जितना किया उसकी रियल प्रैक्टिस तो मुझे लगता है तभी है कि जब आप 10-50 लोगों के बीच में हैं और आप उस चीज की हेल्प से, इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग। और सबसे पहली चीज है, देखिए यंगस्टर्स को ये वो भी बताते हैं, और ये सही बात है कि आप सबसे पहले जो अपने बेसिक चीजें ठीक करो, बेसिक काम जो है, और जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरी 100% ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से करो, उसको पूरे डिवोशन के साथ करो। मेन चीज़, फर्स्ट चीज़ वो है, ठीक है। जब आपने अपने बेसिक चीज़ें ठीक कर ली हैं, उसके बाद इफ़ यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, देन कम विद टाइम इन हैंड। ये नहीं है कि आप एक मोबाइल फ़ोन लेके 10 बार घर में भी मोबाइल फ़ोन, फिर जो मेडिटेशन करने जो इंटरेस्टेड नहीं होता है, फिर उसको मम्मी भी याद आ जाती है, पापा भी याद आ जाते हैं, फिर 2 मिनट बाद वाइफ भी आ जाते, फिर बच्चे भी याद आ जाते, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन। तो इट इज़ अ प्लेस, I would say Lighthouse is a place for serious people, you know, serious seekers. It is not for time pass. पंख में जो बच्चे हैं इस समय और जो उनका बिहेवियर पे हमने जो अभी इतनी देर डिस्कशन किया,
कहीं ना कहीं इस मेडिटेशन का उनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट। सिर्फ वही नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज है बच्चे को हमारे स्कूल में एक वो सबसे है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं ना चाहते हुए भी उस टॉपिक पर बार बार आ जाता हूं, क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से फील किया है। और मैं इतने स्कूलों में गया हूं, इतने बड़े बड़े जो सीबीएसई आईसीएसई जिनके लाखों करोड़ों के टर्नओवर है, और मैं सच बता रहा हूं, मैनर्स के नाम पर वो बाहर निकलते ही अपने टीचरों को गाली दे रहे हैं। देखिए बच्चे को सबसे पहले ना, जैसे पंख में हम ये चीज़ करते हैं, बच्चे को कभी कोई चीज़ हम लोग लॉजिकली समझाते नहीं है। अगर बच्चे ने कोई गलती की है, हर बच्चा गलती, बच्चे क्या सबसे ज़्यादा तो बड़े गलती करते हैं, तो हम उसका हमारा रिस्पॉन्स होता है ये नहीं करना है, यहाँ नहीं बैठना है, ये नहीं खाना है, ये, तो जो चीज़ उसको अपील नहीं करता है ना, वो उसको दोबारा करेगा। और एक बार अगर उस चीज़ को वो अपील कर जाए कि मैं ये क्यों ना करूं और मैं ये क्यों करूं, उसको आप जब सोचने के लिए मजबूर करते हैं, तब उसके अंदर चेंज आता है, तब जो उसका व्यवहार होता है वो फेक नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग का इम्पोज डिसिप्लिन नहीं है। आप अगर यहाँ वैसे देखेंगे पंख में, अगर आप रेगुलरली इफ़ यू आर विजिटिंग पंख, आप देखेंगे आधेतर कभी कोई नाच रहा है, कूद रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, हमारे इवेंट्स ही होते रहते हैं। मतलब सैटरडे आप आइए तो सैटरडे कोई पढ़ाई नहीं होती है, वी आर हैविंग इवेंट्स रेगुलरली। तो हम लोग कोई ऐसे ऊपर से थोप के डिसिप्लिन करने की कोशिश नहीं करते। खेल खेल में जो बच्चा सीखता है, खेल खेल में वो व्यवहार सीखता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो व्यवहार आप बच्चे के साथ करोगे, बच्चा वो व्यवहार ही आगे चल के करेगा। पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ झूठ बोले, पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ जबरदस्ती करे, ठीक है, पेरेंट्स अगर सारा दिन आपस में लड़े, ठीक है, टीचर्स आए, टीचर्स फ्रस्ट्रेटेड है, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर निकाले, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे का बिहेवियर अच्छा होगा? बच्चे का बिहेवियर कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे ये आपका बिहेवियर अच्छा है, तो बच्चा अपने आप वो चीज़ सीखेगा। बच्चे का बिहेवियर में भी, जो मेरे पास बच्चे आते हैं तो हम उनसे वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे एक एडल्ट के साथ बिहेव किया जा सकता है। शुरुआत में जब, अभी तो चलो और बच्चे हैं, उन्हें देख के कि ठीक ये वाला नहीं कर रहा, ऑब्जर्व करते हैं। शुरुआत में बिल्कुल ही जब इनका एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था, उस समय शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट था। शुरुआत में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। जैसे दूसरे स्कूल्स में पनिशमेंट दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। मैंने एक नया सिस्टम वो किया था और वो बड़ा पॉपुलर और फनी हो गया था। उस टाइम हम लोग के वर्कशॉप्स होते थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हमारा सिर्फ स्कूल ही नहीं है, हम लोग बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं फॉर विमेन। तो उस टाइम क्या है, हमारे जूट के वर्कशॉप्स चल रहे थे जिसमें करीब 60-70 विमेन आते थे, दे यूज्ड टू अटेंड। तो जूट की रस्सियाँ बनती थी, रोब्स बनते थे, जैसे हम लोग बहुत सारे आइटम्स बनाते थे। तो जो बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाशी करता था, तो हम बोलते थे कि टुडे ही इज़ द मंकी ऑफ द स्कूल। तो वो एक रस्सी हम लोग ऐसे करके उसको एक टेल बना देते थे, और वो बच्चा पूरा कूदता रहता था, वो टेल ऐसे ऐसे हिलता था, बाकी बच्चे भी हंसते थे। उसको लगता था कि यार मुझे मंकी बना दिया, बट उसको कभी ह्यूमिलिएशन नहीं होता था, उसको खराब नहीं होता था। तो बाद में ऐसा हो गया कि नोबडी वांटेड टू बिकम द मंकी ऑफ द स्कूल। तो धीरे धीरे उनके अंदर चेंज आने लगा। फिर दूसरी चीज़ है कि हमने वी एक्सपोज देम टू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। बच्चा जो सीखता है एक्टिविटी से सीखता है। तो हमने ऑडियो विजुअल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स जो एकदम स्लम्स के थे, उन्होंने बोला अरे बच्चे को टीवी दिखा रहे, पिक्चर दिखा रहे, बट हमने ऑडियो विजुअल किया। उसके बाद हमने थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत सारी चीज़ें, अभी भी हमारे स्कूल में ये होता है, हम लोग थ्रू स्किट सिखाते हैं। जैसे अभी हमारा एक था स्किट हुआ, जस्ट एक वीक पहले की बात है कि वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज, हाँ, वाई शुड बी नॉट हार्म नेचर। तो उसमें अलग अलग बच्चे, कुछ किसी को ट्री बनाया गया, किसी को अर्थ बनाया गया, किसी को वाटर बॉडी बनाया गया, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट देयर ओन वोज। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्किट्स के थ्रू सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑडियो विजुअल के थ्रू सिखाते हैं। तो जब बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलता है जिसमें ही इज़ नॉट बोर्ड, तो रोज़ वो सुबह आके स्कूल आना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल, और उसका बिहेवियरल चेंज होगा ही होगा। बच्चा जब उसके अंदर बहुत एनर्जी है, तो वो एनर्जी को अगर आप ठीक दिशा नहीं देंगे तो वो उद्दंड बनेगा, वो बदतमीजी करेगा, वो गलत तरह से बात करेगा। लेकिन जब उसी एनर्जी को आप एक सही दिशा देंगे तो बच्चे में अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत रॉ एनर्जी है, दे आर डूइंग वंडरफुली वेल इन मार्शल आर्ट्स। आप देखिए मेरे पास पिक्स है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स में।
क्यों? वो बाहर गुंडागर्दी करते थे, लड़ते थे, अब वो मार्शल आर्ट्स करते हैं, तो दे हैव बिकम फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अभी ये बहुत सारी चीजें जैसे कि अभी हमने डिस्कस की कि बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, जिसपे पूरी दुनिया बात करना चाहती है, खास करके जब स्कूल जा रहे हो आप, सारे काम कर रहे हो, फिर ये इशू ही क्यों डेवलप हो रहा है? क्या उस एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है, या आप जिस टीचर के पास जा रहे हो जो आपको मेडिटेशन या जो आपको एजुकेशन वो दे रहा है, या उस टीचर में फॉल्ट है? इस चीज को आप कैसे जज करे कोई भी बच्चा कि मैं जो प्लेस अपने लिए चूज करने जा रहा हूँ, मैं वहां पे कर रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज अपना मनी पे कर रहा हूँ, अपना टाइम पे कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ठीक है या नहीं? देखिए, जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, जो खासकर बच्चों में देखी जाती है, दो तरह के होते हैं, दो ग्रुप्स। एक है प्रॉब्लम ऑफ एबंडेंस और एक है प्रॉब्लम ऑफ पॉसिटी। अब इसको थोड़ा समझने की बात है, जो बहुत रिच घरों के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, ठीक है, पैसा है, बहुत सारा पैसा और फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जा चुकी है, घर में कोई गवर्नेंस रख दिया है, ट्यूशन्स दे दिए हैं, 10 तरह के ट्यूशन्स में जाते हैं, ड्राइवर के साथ जाते हैं, कुक्स के साथ रहते हैं, मेड्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। तो ऐसे बच्चों में मेंटल इश्यूज हो जाती है, प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस एंड प्रॉब्लम ऑफ बैड कंपनी एंड बैड हैबिट्स। तो ऐसे बच्चे भी एडिक्शन में चले जाएंगे, गलत दोस्तों के साथ बैठेंगे, ठीक है, गलत संगत में चले जाएंगे। और दूसरे होते हैं, जैसे हम जिन बच्चों के साथ डील करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे फिजिकली ग्रो कर रहे हैं, तो उनमें फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो कोप अप नहीं कर पा रहे, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं विच वी नेवर डिस्कस विद चिल्ड्रन, विच वी मस्ट डिस्कस। और ये सिर्फ ये सारे लोग जो देख रहे हैं, सब पेरेंट्स के लिए है। सबसे पहली चीज़ है, वी हैव टू सिट एंड टॉक विद आवर चिल्ड्रन फर्स्ट, ठीक है। कुछ इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जिनके बारे में हम कभी बात नहीं करते। हम हमेशा, जहाँ बच्चे का सवाल आता है, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, क्या करियर करोगे, बाकी हम किसी चीज़ पे उससे बात नहीं करते। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले उसका हेल्थ, दैट इज़ ऑफ वाइटल, कि वो अपने बॉडी को ठीक से रख रहा है कि नहीं, नहीं तो वो 35 के बाद काम करने लायक ही नहीं रहेगा, या 40 के बाद ही विल गिव अप, हिज बॉडी इज गोइंग टू गिव अप फर्स्ट। सेकेंड, वी नेवर टॉक अबाउट रिलेशनशिप। छोटी छोटी चीज़ों को लेके हर्ट हो जाता है, फिर वही सारी चीज़ें उसके दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। वी नेवर टॉक अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। जैसे किसी को देख के कोई इन्फैचुएशन हो गया, अट्रैक्शन हो गया, कुछ भी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है, ठीक। फिर लाइफस्टाइल को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाउ शुड अ पर्सन लीड हिज और हर लाइफ, व्हाट इज राइट लिविंग, व्हाट इज राइट थिंकिंग। हम इन सब बातों पे नहीं बात करते, हम सिर्फ बात करते हैं बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे। अरे क्या बनोगे को अलग नहीं किया जा सकता है लाइफ से, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट लाइफ इन टोटलिटी। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट लाइफ इन टोटलिटी विद अ चाइल्ड। उसके जो इमोशंस है उसको लेके हमें बात करना चाहिए, उसके जैसे उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही है, ही शुड कम एंड डिस्कस विद हिज पेरेंट्स, बट नोबडी हैज़ गॉट टाइम। हमारे पास हमारे बच्चों के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें और ये छोटी छोटी, देखिए सबसे पहले हम हर्ट हुए, हमने उसको ठीक अलग तरह से रिएक्ट किया, हमने उसको सप्रेस कर दिया, किसी से बात नहीं किया। ऐसे करके धीरे 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 हमारे हर्ट्स पाइल अप होते रहते और फिर हमारे अंदर मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, ठीक। कितने हैं आजकल कि बच्चों पे प्रेशर देते हैं, भाई तुम्हें इंजीनियरिंग ही करना है, तुम्हें मेडिकल ही करना है। अरे क्यों करना है? मुझे आर्ट करना है या मुझे कुछ नहीं करना है। दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ कि मुझे एक पेड़ के नीचे बैठ के शांति से बैठना है, हो सकता है मुझे मेडिटेट करना है, ठीक है। ये भी तो हम लोग बच्चे को उसका लाइफ नहीं जीने देते हैं। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू लिव वाइकेरियसली थ्रू आवर चिल्ड्रन, कि हम ये बताएंगे कि भाई तुम ये करो क्योंकि मेरा सपना तुम्हें पूरा करना है। तो इस तरह से ना पेरेंट्स का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, तो हमने तो बच्चे को प्रेशर कुकर में डाल दिया है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को ईज आउट करके उसके अंदर का जो नेचुरल फ्लो है उसको खराब नहीं करना है। वी डोंट हैव टू फिल हिम विथ टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बच्चा इनेटली और नेचुरली इनोसेंट होता है, ट्रूथफुल होता है, ठीक है। इनेटली जो है उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर लव होता है। हम लोग उस चीज़ को सब खराब कर देते हैं। तो एजुकेशन इज अ प्लेटफॉर्म फॉर अ चाइल्ड टू ग्रो नेचुरली वेल, और उसके लिए हमें जो जो चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है, हमें वो प्रोवाइड करना चाहिए एज गार्जियन, एज पेरेंट्स।
हमें बाधा नहीं बनना चाहिए उन सब चीज़ों के। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताना चाहेंगे वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को इस बारे में नहीं पता है। हम लोग देखते हैं कि भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ हमें ये पता है जिद कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, अक्षर गलत बना रहा है, स्पेलिंग्स नहीं लर्न कर पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, जैसे डिसलेक्सिया इज़ अ कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनकी इसको बोलते हैं कॉग्निटिव फैकल्टीज़ ठीक नहीं है या मोटर फैकल्टीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो इन बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सब चीज़ टच करके पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए वो हाथ में एक पेंसिल लेके पढ़ते हैं, क्योंकि उनका स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत डेवलप्ड होता है। तो अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है या स्पेलिंग्स नहीं याद कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि बच्चा मंदबुद्धि है। बहुत लोग अरे आप मेरे बच्चे को नहीं, ऐसा नहीं है। उसका मतलब है बच्चे जो है 4 या 5 घंटे लगाते हैं सीखने में, बट ऐसा नहीं कि वो सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वी हैव किड्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और ये आम चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। शायद हम में आप में भी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है जो हमें पता ही नहीं चली कभी, ठीक है। तो मॉडर्न एजुकेशन में दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बच्चा डिफरेंट है, ठीक है। इसीलिए बच्चे को पर्सनल अटेंशन देना, पर्सनल काउंसलिंग देना, उसके साथ बैठ के बात करना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज़ अगर रेगुलरली बच्चे के साथ एक रैपो बना के चलेंगे तो किसी भी बच्चे को के साथ आप काम कर सकते हैं और कोई भी बच्चा अपनी पोटेंशियल को बाहर निकाल सकता है। अब उसकी क्या पोटेंशियल है वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चे को ना, हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन देना और उसको टाइम देना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंश्योर करने के लिए कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले। अभी ये बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की पंख के बारे में, मतलब एक लोगों को भी फील आएगा कि देख के कि हाँ दे आर डूइंग अ गुड वर्क, अगर वो डोनेट करते हैं, सो कि उनकी वजह से कोई चाइल्ड अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है, एक अच्छे स्कूल में जा पा रहा है, एक अच्छी जगह जा पा रहा है। पंख इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटी करता है? देखिए, एक तो हमारा ये स्कूल है ऋषिकेश में जिसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं, और इसके अलावा अभी हमने लास्ट ईयर बिहार में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, बिहार में बोध गया, जहाँ पे अराउंड वी आर रनिंग अराउंड 7 to 8 इवनिंग स्कूल्स, और 2 हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी करीब 700 to 800 चिल्ड्रन आर गेटिंग फ्री एजुकेशन। तो ये हमारी एक दूसरी एक्टिविटी है। और इसके अलावा जो है हम लोग एक फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाते हैं जो हमने कोरोना से पहले स्टार्ट किया। कोरोना में वी फेड अबाउट 4500 पीपल। उसमें से बहुत ऐसे लोग थे जो कि होमलेस थे, स्ट्रीट्स में थे, माइग्रेंट लेबरर्स थे, उसके बाद वो थे जिनको कॉन्ट्रैक्टर्स अबैंडन करके चले गए। तो वो अभी भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग उन बस्तियों में जाते हैं जहाँ पे राशन का शॉर्टेज है या फूड का शॉर्टेज है, और हमारा एम्फेसिस रहता है छोटे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों में मैल न्यूट्रिशन की एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम उन बच्चों के पास खाना लेके जाते हैं जिनको कहने को तो खाना मिलता है बट उनकी कोई ग्रोथ नहीं है, आयोडीन डेफिशिएंट है, कई तरह की बीमारियां हैं, ऑल बिकॉज आई साइट वीक है बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। तो हमारा एक तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जो कि हम वीकली बेसिस पे करते हैं खाने का, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें ओल्ड क्लोथ्स इन वेरी गुड कंडीशन, अदरवाइज न्यू क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। जैसे अभी विंटर्स आ रहे हैं, बहुत से होमलेस पीपल है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास वार्म क्लोथिंग नहीं है। तो 5 years एंड अबव वी कलेक्ट क्लोथ्स एंड वी डिस्ट्रीब्यूट इट टू द स्लम एरियाज। तो और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्लस्टर्स हैं जहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो सड़क में पड़े हुए हैं और सर्दी की वजह से दे सकम टू दैट कोल्ड, नहीं जी पाते हैं। तो ये हमारा एक क्लोथ्स प्रोग्राम भी है। और एक जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जो विमेन के लिए हम लोग चलाते हैं वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। इनफैक्ट हम लोग कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी तैयार करते हैं जो कि इंडिया में और बाहर भी लोग बहुत पसंद करते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है, ठीक है, जूट से बनी हुई काफ़ी चीज़ें हैं, फिर पेपर ज्वेलरी है, ठीक है, जिससे बच्चों को भी एम्पावरमेंट और बच्चों को भी और विमेन को भी। दिस प्रोग्राम इज मेनली फॉर विमेन। वी प्रोवाइड लाइवलीहुड स्किल्स टू अंडर प्रिविलेज्ड विमेन एंड चिल्ड्रन। जो गरीब घर की महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको हम लोग एम्पावर करते हैं कि वो अपने पैरों में खड़े हो सके। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो हमारा एक अहम हिस्सा है
इनफैक्ट आपने देखा होगा कि स्कूल में भी हम लोग स्टिचिंग, टेलरिंग वगैरह सिखा रहे हैं, और वुमेन के लिए भी हम लोग टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोग्राम्स सो अभी ये बहुत सारी चीज़ें हमने मैम यहाँ पर डिस्कस की लोगों के बारे में, इतने सारी चीज़ें। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हमने लोगों को दिखाने के लिए भी यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो भी ऐड कर देंगे। फंड की ज़रूरत अब भी कहीं ना कहीं है कि लोग अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाएँ और ज़्यादा हम बच्चों को अपनी तरफ से। सो हाउ दे कैन डोनेट यू, सो मैं चाहूँगा इस बारे में आप थोड़ा सा उन्हें बताएं और इस चीज़ के विषय में भी बताएं कि जब वो डोनेट करेंगे या कभी लाइव वो आके कुछ सीखना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे डोनेशन के कई तरीके हैं। सबसे पहले हैं डोनेशन इन कैश एंड इन काइंड। तो जो कैश में या थ्रू चेक, NEFT डोनेट कर सकते हैं, गूगल पे से डोनेट कर सकते हैं। जो बाहर है वो थ्रू पेपैल डोनेट कर सकते हैं। तो हमारा वेबसाइट है www.pankh.org.in, उसमें सारे अकाउंट डिटेल्स दिए हुए हैं। जो बाहर से डोनेट करना चाहते हैं वो सिर्फ उसमें गेट इन्वॉल्व प्रेस करें, डोनेट बटन आ जाएगा, डोनेट बटन को प्रेस करके दे कैन डोनेट थ्रू देयर कार्ड। तो ये तो वो लोग डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा इन काइंड जो डोनेट करना चाहते हैं उसमें क्या है, जैसे राशन डोनेट कर सकते हैं, बुक्स डोनेट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म डोनेट कर सकते हैं, शूज़ है। तो ये इन काइंड या तो हमें ख़रीद के दे दें या जहाँ से हम खरीद रहे हैं उनको पेमेंट दे दें, इस तरह से डोनेट कर सकते हैं। और एक हमारा है स्पॉन्सर अ चाइल्ड प्रोग्राम। वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक प्रोग्राम है जिसमें एक फैमिली, एक इंडिविजुअल एक बच्चे के एजुकेशन को स्पॉन्सर करता है, मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month और 2 years, 1 year या 2 years या 3 years एज पर हिज और हर कन्वीनियंस। तो उसमें क्या होता है कि वो टाइम टू टाइम बच्चे से फ़ोन पे बात कर सकता है, आके उसकी प्रोग्रेस दे सकता है। तो एक तरह से जैसे होता है ना मेंटरिंग, तो उसका मेंटर बन जाता है वो। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम। तो ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। सो गाइज, ये पॉडकास्ट, ये इंटरव्यू आपके लिए मैंने एक इसलिए दिखाया ताकि आप भी देख सके कि कुछ ऐसे लोग आज भी हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को प्रमोट करने के लिए कैसे बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, कैसे बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा सकता है। ये आपने आज के इस इंटरव्यू में देखा होगा। मैं एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, जो आप पंख का डॉक्यूमेंट्री वीडियो है। आप देख सकते हैं कि बच्चे वहाँ पर किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, पढ़ाई क्या चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सो आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और आप डोनेट करने के लिए जो तरीके मैम ने बताए, इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्टली, अगर आपको बहुत ज़्यादा ईजी नहीं लग रहा है तो आप सीधे गूगल पे के नंबर पे अपना जो भी अमाउंट है आप डोनेशन वाला, आप सीधे गूगल पे कर सकते हैं, जो सीधे मैम तक आ जाएगा। सो इसी तरीके के और भी अगर आपके कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पंख से रिलेटेड, लाइट हाउस से रिलेटेड, तो आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। उसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि आप कैसे वहां से जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन, योगा, ध्यान, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर किया जाए। सो हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरीके के इंटरव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वेबसाइट को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभात।